हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर की मदद से हम लोग ये समझते हैं कि कैसे कोई भी रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में जाती है या उसको अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको समझना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये क्या होता है और इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि कैसे इससे रिलेटेड फैक्टर्स को पढ़ा जाता है या किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन की रेट को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले आता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जैसा कि आप जानते हो, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है, अगर बहुत सारे हैं तो रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स हमेशा चेंज होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट हो गया। लेकिन केमिकल रिएक्शंस अलग अलग टाइप्स की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है। So, reversible reaction, so the reaction which takes place in both direction, that is forward and backward direction simultaneously is called reversible reaction।
तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। फिज़िकल स्टेट इनकी गैस ही रहती है। सिमिलरली नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन होकर अमोनिया गैस बनाते हैं। तो इन सभी रिएक्शंस के अंदर ये जो निशान है, इस निशान को ही हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। जब ये एरो सामने है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब ये बैक साइड में है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो केमिकल रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन के अंदर होती है। नेक्स्ट फिर इसके अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन या इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सेम, द रिएक्शन which takes place in one direction only is called irreversible reaction। यानी इसके अंदर आपका रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है और ये वन डायरेक्शन में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये यहाँ पर ये जो सिंबल है, यानी कि ये सिंबल होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन का, और ये जो सिंबल होता है ये होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? व्हेन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो रिएक्शंस जिसके अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कंबाइन होकर अमोनिया गैस को बनाते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जो कि सिर्फ वन डायरेक्शन में ही होती है, और इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो सिंबल है या साइन है, इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि द स्टेट ऑफ रिएक्शन in which both rate of forward and
backward reaction is same is called chemical equilibrium। यानी कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन जो हैं एक साथ ही रिएक्शन को प्रोसीड कराएं तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। या फिर द प्रोसेस इन विच rate of forward and backward reaction is same is called केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि जब रेट जो है, रेट का मतलब यहाँ पर क्या मतलब होता है, स्पीड। तो यानी जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाए, सेम, तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट डेफिनेशन कि द प्रोसेस इन विच, वो प्रोसेस जिसके अंदर ड्राइविंग फोर्स एंड opposing force becomes equal is called chemical equilibrium। यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जब कोई रिएक्शन होती है तो उसको करवाने के लिए ड्राइविंग फोर्स लगता है, और जब वो रिएक्शन हो रही है तो उसको रोकने के लिए अपोजिंग फोर्स भी लगता है। तो यदि किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट ए चेंज हो रहा है बी के अंदर, तो इसे कौन करवा रहा है, ड्राइविंग फोर्स, और इसको करने से रोक कौन रहा है, अपोजिंग फोर्स। तो जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये 3 डेफिनेशंस है केमिकल इक्विलिब्रियम की, जिनकी मदद से आपको केमिकल इक्विलिब्रियम को समझाया गया है। नेक्स्ट अब इसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये 2 टाइप्स का होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम फिर से 2 टाइप्स का, यानी कि होमोजीनस इक्विलिब्रियम और
हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। यानी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम दो पार्ट में डिवाइड, यानी इक्विलिब्रियम ही दो पार्ट में डिवाइड, फिजिकल और केमिकल। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये आपका डिवाइड हो गया होमोजीनस और हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम के अंदर। आइए इसी को अब हम कंटिन्यू करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप्स। पहला फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? When equilibrium involves only change in physical state of substance, it is called फिजिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि जब इक्विलिब्रियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल स्टेट बदलता है, रिएक्टेंट और सब कुछ सेम रहता है, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं। सबसे पहला सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में क्या हम देखते हैं कि आइस इट चेंजेस टू वाटर, यानी आइस जब वाटर में चेंज हो रही थी तो रेट ऑफ फ्यूज़न यानी सॉलिड का लिक्विड के अंदर चेंज होना, ये किसके इक्वल हो गया? रेट ऑफ फ्रीजिंग, यानी कि वाटर वापस आइस के अंदर चेंज हो रही थी। इसके अंदर सिर्फ फिजिकल स्टेट बदली है, कंपाउंड आपका अभी भी क्या है? सेम है। तो इसे हम कहते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट फिर देखिए सेकंड टाइप, जिसे हम बोलेंगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम के अंतर्गत क्या होगा कि वाटर चेंजेस टू वेपर्स या स्टीम। तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन ये इक्वल टू या इक्विलिब्रियम में आ गई किसके साथ? रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी वाटर के वेपर्स वापस
वाटर के अंदर चेंज हो। तो वाटर का वेपर्स में चेंज हो जाना वेपोराइजेशन, और वेपर्स का वापस वाटर में चेंज हो जाना, ये क्या हो गया आपका कंडेंसेशन। थर्ड टाइप जिसे हम पढ़ते हैं सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस लाइक आयोडीन जो कि सॉलिड था, हीट करने पर चेंज हो रहा है आयोडीन गैस के अंदर। तो यहाँ पर सब्लिमेशन की रेट, यानी रेट ऑफ सब्लिमेशन इज़ इक्वल टू, देखो इक्वल टू भी लिख सकते हैं क्योंकि रेट इक्वल है, और इक्विलिब्रियम का सिंबल लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों रेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ गए। इज इक्वल टू रेट ऑफ सेम सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि गैस को जब आप डायरेक्टली सॉलिड में चेंज करोगे तो वो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। तो इस तरीके से हमने आज सबसे पहले पढ़ा कि इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये दो टाइप का होता है, पहला फिजिकल और दूसरा केमिकल। इक्विलिब्रियम की ही टाइप है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सबसे पहले स्टडी करें हम फिजिकल इक्विलिब्रियम को। तो जब इक्विलिब्रियम के अंदर सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल स्टेट बदलती है तो उसे हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड गैस के अंदर चेंज हुआ, सॉलिड गैस के अंदर चेंज हुआ। इसके अलावा भी कई इक्विलिब्रियम होते हैं जिसे हम सिंपली अगर देखना चाहें तो क्या है कि सॉलिड और सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम, कि सॉलिड को अपने लिक्विड में डाला, सॉल्वेंट में डाला और सॉल्यूशन बन गया। तो इसके अंदर भी क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। तो ये इस तरीके से हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ा। नेक्स्ट देखो आता है अब केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कई बार हमने डेफिनेशन पढ़ ली, यानी कि ये वो स्टेट होती है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती हैं। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम को यहाँ पर हम अलग तरीके से लिखेंगे, यानी द इक्विलिब्रियम विच इन्वॉल्व्स only chemical substance is called chemical equilibrium। यानी कि जब हम सिर्फ केमिकल सब्सटेंसेस की ही बात करेंगे, किसी केमिकल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको जब हमने हीट किया
तो ये चेंज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड में। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम में सिर्फ और सिर्फ तभी आती है जब आप इसे क्लोज्ड वेसल के अंदर कर रहे हो। क्लोज्ड वेसल के अंदर ही ये क्यों इक्विलिब्रियम में होती है? क्योंकि अगर आप ओपन वेसल के अंदर इसे हीट कर रहे हो तो हीट होने पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एटमॉस्फेयर के अंदर इवेपोरेट होकर चली जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज़ हो जाएगी। तो जब एक रिएक्टेंट ही यहाँ से ख़त्म हो गया तो रिएक्शन वापस नहीं जा सकती। तो इसलिए इसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये सिर्फ क्लोज्ड वेसल के अंदर ही मिल सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसे हमने हीट किया तो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनी। तो ये भी आपकी इस तरीके से इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल स्पीशीज़ को बताया गया है। सेम आप लोगों को मालूम ही होगा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि जब कोई अल्कोहल रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर फ्रूट की स्मेल वाला यानी फ्रूट स्मेलिंग एस्टर बनता है, और वाटर क्या होता है प्रोड्यूस। तो ये सभी जो रिएक्शंस हैं इनके अंदर हमने पाया कि केमिकल स्पीशीज़ को ही लिया गया है, और इसीलिए इसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिज़िकल इक्विलिब्रियम का मतलब जिसमें सिर्फ फिज़िकल स्टेट बदलती है, बट केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पूरे की पूरी केमिकल स्पीशीज़ जो है वही बदल जाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब अगर हम ग्राफ की बात करें कि रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ, तो टाइम हमने लिया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमने लिया कंसंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी। तो जैसे ही रिएक्शन आपकी स्टार्ट होती है तो जो रिएक्टेंट है स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है और फिर वही रिएक्टेंट धीरे 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 कम होने लग जाता है, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है तो प्रोडक्ट जिसका अमाउंट शुरू में क्या था 0, ये धीरे 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 बनने लग जाता है। तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, और जब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो वो हो जाता है इक्विलिब्रियम। कि कंसंट्रेशन और टाइम यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए,
तो ये हो गया रेट कि रिएक्शन की रेट क्या है वाई एक्सिस के लो, और यहाँ पर हमने लिख लिया टाइम कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो रिएक्शन आपकी कैसे प्रोसीड कर रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब रिएक्शन आपकी स्टार्ट होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन नीचे से, क्योंकि प्रोडक्ट को बताती है, रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं, सॉरी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो एक लाइन ऐसे, तो ये जो जंक्शन हो गया इनका, इस जंक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये किसके बराबर हो गई, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा, इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर जो रेट होती हैं वो हमेशा क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के इक्वल। इसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड और इसे हम कहेंगे बैकवर्ड। तो क्लियर है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, या केमिकल इक्विलिब्रियम में किस तरीके से प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि होमोजीनियस, इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि when all the substances are present in the same फेस। सेम फेस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब उनकी फिजिकल स्टेट सेम होगी तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। यानी कि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होकर बनाती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर हम देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की ही फिजिकल स्टेट क्या है, गैसियस, तो इसलिए क्या बन गया, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेम ऐसे ही हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं वाटर को। यानी यहाँ पर वाटर भी क्या है, स्टीम की फेस में है। तो अब ये क्या हो गया आपका होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी फेस और प्रोडक्ट की फेस दोनों ही क्या है, सेम। तो ये कहलाता है आपका होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आता है
हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। अब हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट ऑफ होमोजीनस इक्विलिब्रियम, यानी all the substances are present in the different phase। कि जब फेस अलग अलग होते हैं तब उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में ही देखा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, ये हीट करने पर क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और इसके साथ देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर देखें कि सॉलिड गैस फिजिकल स्टेट क्या हो गई? बदल गई। यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये सॉलिड है और कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, नहीं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब कि सभी की स्टेट क्या हो जाए? अलग हो जाए, यानी जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सबकी स्टेट या तो सेम हो तो होमोजीनियस, और अगर टोटली डिफरेंट है तो हेट्रोजीनियस। तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, कि जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की जब फिजिकल स्टेट को देखते हैं तो फिजिकल स्टेट टोटली क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसीलिए ये आपके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल आपको बताए जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ये सभी हमने क्या इक्विलिब्रियम की टाइप्स को पढ़ा। तो इक्विलिब्रियम जो है ये दो टाइप का, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। और फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर फिजिकल स्टेट बदलती है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर केमिकल स्पीशीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह से, फिजिकल और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि आपका जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेट क्या होगी? सेम। और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो आपकी स्टेट है वो क्या होगी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डिफरेंट होगी। ओके, अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे पहला पॉइंट कि एट इक्विलिब्रियम most of the properties becomes constant। जैसे कि हम बात करें वॉल्यूम की या कलर की या प्रेशर की, तो इक्विलिब्रियम पर ये जो प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं कांस्टेंट हो जाती हैं, यानी इनकी वैल्यू में ना तो इंक्रीज़ होता है ना डिक्रीज़ होता है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। सेकंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड
only in closed वेसल, कि आप इक्विलिब्रियम को सिर्फ क्लोज वेसल के अंदर ही अटेंड कर सकते हो। आप ओपन वेसल के अंदर इसे अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ओपन वेसल के अंदर हम इस रिएक्शन को करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी, और जिसकी वजह से वन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन हैज़ बीन सीज्ड, और ये प्रोसेस आपकी यहीं पर फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड पॉइंट, कि इक्विलिब्रियम कैन बी attained from both डायरेक्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम को आप किसी भी डायरेक्शन से प्राप्त कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर ए रिएक्टेंट बी को बना रहा है तो इसे अगर हम रिवर्स कर दें तो भी इक्विलिब्रियम जो है वो कहीं से भी डाइवर्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम बिल्कुल भी डिस्टर्ब्ड नहीं होगा। तो ये इस पॉइंट का मतलब है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम there exist an equilibrium constant for the reaction। यानी कि जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो उस इक्विलिब्रियम को एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हमको पता चलता है कि ये जो प्रोसेस है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा स्टेबल है या बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा स्टेबल है। कहने का मतलब ये है कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ अच्छे से हो रही है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि बैकवर्ड प्रोडक्ट यानी बी ए के अंदर आसानी से चेंज हो रहा है, लेकिन ए बी के अंदर आसानी से चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट does not disturb the equilibrium, but it helps to attain इक्विलिब्रियम इजीली। यानी कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, बल्कि ये कैटलिस्ट
इक्विलिब्रियम को आसानी से अटेन करने में मदद करता है। यानी कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं नॉर्मल A चेंजेस टू B। तो अगर ये रिएक्शन 15 मिनट के अंदर हो रही है, ये हमने माना, तो अगर हम यहाँ पर किसी कैटलिस्ट को डाल दें, फॉर एग्जाम्पल C इज़ द कैटलिस्ट, तो यही प्रोसेस आपकी शायद 5 मिनट में हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस कैटलिस्ट ने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया जो 15 मिनट में आ रहा था। इसका मतलब ये है कि इस कैटलिस्ट ने फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन की जो स्पीड थी उनको बढ़ा दिया, और जिसकी वजह से ये जो आपकी इक्विलिब्रियम है ये इजीली अटेन्ड हो गई। इसे हम कहते हैं कैटलिस्ट का इफेक्ट। नेक्स्ट फिर आता है इक्विलिब्रियम is always dynamic in nature। इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है नेचर के अंदर। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम को आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड किसी भी तरफ से अचीव कर सकते हो। इसका मतलब ये भी होता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हमको ऐसा लगता है कि वो स्टॉप हो गई है, बट एक्चुअल में रिएक्शन स्टॉप नहीं होती। वो इक्विलिब्रियम में आने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो प्रोसेस रुक गई है। अदरवाइज़ प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर स्टॉप नहीं होती है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट हो जाती है। इक्विलिब्रियम जो सिर्फ क्लोज्ड वेसल में हो सकता है। इक्विलिब्रियम को हम किसी भी डायरेक्शन से पा सकते हैं। इक्विलिब्रियम पर हमेशा एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रहती है। कैटलिस्ट जो है ये कभी भी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, और इसके साथ साथ जो इक्विलिब्रियम है ये डायनेमिक होता है नेचर के अंदर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हेनरीज लॉ किसके बारे में बताता है। अभी तक देखो हमने सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पढ़ा, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम पढ़ा, तो उसी लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम के बारे में ऐसा बताया हेनरीज ने कि जब कभी भी आप किसी लिक्विड सॉल्वेंट में किसी गैस सोल्यूट को डिसॉल्व करते हो तो उसकी सोल्यूबिलिटी को कैसे निकाला जा सकता है, ये बताया हेनरीज लॉ ने। यानी कि हम इसे ऐसे पढ़ते हैं कि एट
constant temperature, the amount of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure applied over the gas present in equilibrium with the liquid. Solvent. हेनरीज लॉ ने ये कहा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो किसी भी लिक्विड के अंदर जिस गैस को हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये गैस उतना ही डिज़ोल्व होगी जितना कि आप उस गैस के ऊपर प्रेशर लगाओगे। यानी कि amount of gas dissolved is directly proportional to the pressure applied। और अगर हम माने कि m मास है उस गैस का जो डिज़ोल्व हुई है, कब? जब उसके ऊपर p प्रेशर को लगाया गया है। तो m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को इक्वल टू में चेंज करने के लिए हम लोग हमेशा लगाते हैं कोई कांस्टेंट। वो कांस्टेंट यहाँ पर हो गया k, और जिसे हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट, और ये बन गई इक्वेशन। लिखेंगे वेयर KH इज कांस्टेंट ऑफ proportionality called Henry's constant। तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसका नाम हो गया हेनरीज कांस्टेंट। यहाँ से अगर हम देखें तो हेनरीज कांस्टेंट क्या हो जाएगा? m/p। तो ये है हमारा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हमको ये कहता है कि किसी भी गैस का अमाउंट जो कि डिज़ोल्व होगा किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, ये इस पर डिपेंड करता है कि उस गैस के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर लगाया गया है। अब हम डे टू डे लाइफ से इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, why
liquid fizzes out when a soda water bottle is open. तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या सोडा वाटर बोतल पीते हैं और जब हम उस बोतल को पीने से पहले शेक कर देते हैं तो उसका ढक्कन खोलने पर उस कोल्ड ड्रिंक में से जो लिक्विड है ये बाहर गिरता है। या अगर आप शेक ना भी करो और उसके ढक्कन को अगर आप एक ही दम से खोलते हो तो उसमें से लिक्विड बाहर की तरफ गिरता है। इसके पीछे क्या कारण है? आंसर में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज filled at very high pressure in the soda water bottle। यानी कि हम सोडा वाटर बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल करते हैं बहुत ही हाई प्रेशर पर। तो हाई प्रेशर पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल हो गया, यानी हाई प्रेशर लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई। देयरफॉर concentration of carbon dioxide in bottle is very high। अब क्या होता है? ऑन ओपनिंग इट, जब हम बोतल को ओपन करते हैं तब उस समय क्या होगा? हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड starts decreasing to be equal to the atmospheric pressure। कि अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर है बोतल के अंदर, ये किसके बराबर होने की कोशिश करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्यों? ड्यू टू डिफ्यूज़न। क्यों? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा। हेंस solubility of carbon dioxide starts decreasing, but the
water molecules are still attached to it, hence liquid comes out on opening a soda water बॉटल। तो आई होप आपको अब समझ में आया कि जब कभी भी किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोला जाता है तो उस कोल्ड ड्रिंक का जो फ्लेवर होता है उस फ्लेवर को बनाने के लिए उसमें हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व किया जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही हमने उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन को खोला तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो बोतल में क्या था ज़्यादा, ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने की कोशिश करता है और डिफ्यूज़न की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर, यानी बोतल से एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है। पर इस समय भी वाटर के मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच्ड होते हैं और उनकी बॉन्ड अभी ब्रेकअप नहीं हुई है, यानी सोल्यूबल तो है ना अभी भी वो गैस। तो इसी वजह से जब हम बोतल को ओपन करते हैं तो लिक्विड जो है ये बाहर निकल जाता है। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको, नॉर्मल केस। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी भी हम थम्स अप या कोका कोला की बोतल के अंदर नमक को डाल देते हैं तो उस नमक की वजह से उसमें बहुत सारे फ्रोथ यानी झाग जैसा प्रेशर बनता हुआ ऊपर आता है और उसके तुरंत बाद ही वो जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो नमक यानी NaCl के साथ रिएक्शन कर जाती है और रिएक्शन होने की वजह से अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक में ना होकर एक कंपाउंड बन के उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर आ जाती है और इसी वजह से उस कोल्ड ड्रिंक का जो स्वाद है या जो फ्लेवर है ये भी क्या हो जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। तो ऐसा हम लोगों ने लाइफ में नेचुरल फिनोमिना से भी देखा है और सीखा है। तो ये सारी चीज़ें ही हमने इस चैप्टर के अंदर अभी पढ़ी और इनको ही आगे हमें कंटिन्यू करना है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। सो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इट वाज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वेग। एंड वेग, इन दो वैज्ञानिकों ने लॉ ऑफ मास एक्शन को दिया था। इसकी स्टेटमेंट क्या है, यानी रेट ऑफ अ रिएक्शन इन
equilibrium is directly proportional to the product of active mass of reactant, और अगर बहुत सारे हैं तो reactants, each concentration term raised to the power equal to the coefficient of each concentration term as shown by balanced chemical इक्वेशन। तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट होती है, रेट का मतलब बार बार हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। सो रेट ऑफ ए रिएक्शन, और ये रिएक्शन कैसी है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। सो रेट ऑफ ए रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, each concentration term raised to the power equal to the coefficient of each concentration term as shown by balanced chemical equation। अब जब इसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि इसमें आया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हमने माना कि एक रिएक्शन थी जिसमें रिएक्टेंट थे ए और बी, ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में थी और प्रोडक्ट बने सी और डी। अब इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of एक्टिव मास। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाई है इसे हम एक्टिव मास कहते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ईच कंसंट्रेशन टर्म, यानी यहाँ पर दो रिएक्टेंट है ए और बी। सो ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट एज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मानो कि जब हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे तो इस तरीके से ये आगे इनके कोफिशिएंट आए। फिर से अब देखिए ये एक्सप्रेशन,
कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट एज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपको ये यहाँ से क्लियर हुआ डेफिनेशन का मतलब, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम लगाते हैं कोई कांस्टेंट यानी के, और आगे एक्सप्रेशन सेम एज इट इज अब लिखना पड़ेगा वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ proportionality called velocity constant। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इक्वेशन की मदद से इसे देखते हैं, यानी कि ट्वाइस NO प्लस O2 गैस gives you twice ammonia। अब इसके लिए हमको सेम लिखना है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of active mass of the reactant term, each concentration term raised to the power equal to their coefficient as represented by balanced chemical equation। सेम नेक्स्ट लाइन में रेट ऑफ रिएक्शन, अब कांस्टेंट आ जाएगा NO की पावर 2 और ऑक्सीजन की पावर 1। और इस चैप्टर में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कोई भी सब्सटेंस अगर प्योर सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो या प्योर गैस हो तो उसका एक्टिव मास क्या होता है? 1, क्योंकि ऑक्सीजन गैस प्योर गैस है तो इसीलिए इसका एक्टिव मास क्या हो गया? 1। तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ये यहाँ से बन गया KNO होल ट्वाइस, और इस तरीके से हमने एक्सप्रेशन को लिखा। अब आप लोगों को ये एक्सप्रेशन लिखना आसानी से आ गया होगा। हम आगे भी इन एक्सप्रेशन को लिखेंगे ताकि आपको क्लियर होता जाए कि किस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये फाइनली थर्ड इक्वेशन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि किसी भी कंपाउंड का किसी भी सब्सटेंस का अगर वो प्योर सॉलिड होता है यानी प्योर सॉलिड
या प्योर लिक्विड या प्योर गैस, इन सभी का एक्टिव मास क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमको हमेशा याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया उसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के पहले हमने पढ़ा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। फिर किस तरीके से हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफरेंट डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, अपोजिंग फोर्स क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी जिसमें सिर्फ केमिकल स्पीशीज़ होती हैं। इनके एग्जांपल्स देखे हमने ग्राफ को स्टडी किया। फिर इसके बाद आता है केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो ये क्या होते हैं, इनको हमने स्टडी किया। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है इक्विलिब्रियम की। इसमें आपके जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं वो ये कि इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज्ड वेसल में ही आता है या ऑब्टेन हो सकता है। फिर इसके साथ कि जो कैटलिस्ट है ये कभी भी इक्विलिब्रियम पर फर्क नहीं डालता है। फिर हमने हेनरीज लॉ को पढ़ा कि कोई गैस किस लिमिट तक ही किसी लिक्विड में सोल्यूबल होगी। फिर हमने पढ़ा कि कोल्ड ड्रिंक बॉटल में से लिक्विड क्यों फिजिस आउट होता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से हमने पढ़ा कि कैसे किसी भी रिएक्शन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी क्लास यहीं पर ओवर होती है। ओके, थैंक यू।